शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, 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 वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल मेरे दोस्तों? बढ़िया हो? मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया चल रही है? ऐड कहाँ से आ गई? धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, करता करे न कर सके पर गुरु करे। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग प्रियांशु, गुड इवनिंग तीरथ, गुड इवनिंग अविनाश, गुड इवनिंग ग्रवेश। हाँ 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 सर, रिजल्ट अच्छा नहीं था? नहीं, बढ़िया। इस बार सीएस का रिजल्ट तो अच्छा है, मतलब मेरे कोडिंग तो अच्छा है। 20% रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट है, और मार्क्स भी टैक्स में बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी ऑल इंडिया रैंक भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है, बट हाँ ऑब्वियस सी बात है, देखो 80% बच्चा रहता है, मतलब वो चाहे सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो। आप ये मान के चलो कि 80% बच्चा रहेगा जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेगा। बस थोड़ा सा हमें ये फाइंड आउट करना है कि अब कहाँ कमी रह गई, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। अगर वो हमें मिल जाएगी तो हम बिल्कुल निकाल लेंगे जी। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा भल्ला साहब, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, बहुत बढ़िया रहा। मतलब टैक्स में तो खास तौर पे, मतलब इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इन कंपैरिजन टू लास्ट अटेम्प्ट्स। ठीक है, और वैसे भी मतलब थोड़ा सा सीएस का बच्चा टैक्स में थोड़ा सा डरता है, तो उसके कंपैरिजन में मतलब मेरे को ये है कि अच्छा रिजल्ट आया बहुत जी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, वेरी गुड जी। चलो अब इधर देखो ध्यान से। अब एक तो आपको, वैसे यार मेरा प्लान नहीं था क्लास लेने का, बट मैंने कहा चलो ले लेता हूँ, बिना बात की एक छुट्टी आ जाएगी। ठीक है, कभी कई बार अर्जेंट छुट्टी लेनी पड़ जाए तो वो बात एक अलग है, बट कम से कम चलो आज हम क्लास ले सकते हैं तो ले लेते हैं जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब लास्ट क्लास में हमने चैप्टर जो किया था वो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला किया था। अरे कॉम्पोजिशन के ना जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका वो डाउट आया हुआ था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में सबने डाउट पूछा हुआ था।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 25 में ऑलमोस्ट सबने डाउट पूछा हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 25 जो था ना, है तो वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बट एक बार चेक कर लेते हैं उस क्वेश्चन नंबर 25 में था क्या जी। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 25 में क्या था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है जी। एक बार सारे बच्चे यहाँ पे देखो, ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 21 में भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 21 में भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 21 तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या डाउट है जी? वो कह रहा है गुड्स आपने परचेज किया 30 लाख का, जिसमें से 2 लाख आपने परचेज किया अनरजिस्टर्ड डीलर से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर गुड्स सेल किया 49 लाख का, उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है। तो भैया 49 लाख का अगर उसने सेल किया है तो टर्नओवर तो उसकी 49 लाख है ना, तो 49 लाख का 0.5 क्योंकि वो रिटेलर है। अब रिटेलर वाले केस में तो वैसे भी टैक्सेबल टर्नओवर ही लेते हैं, तो टैक्सेबल टर्नओवर 49 लाख दे रखी है, तो 49 लाख का 0.5 ये आपका आंसर आएगा। इसमें तो कोई डाउट मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 में भी एक बच्चे का डाउट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार चेक कर लो क्या है। कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज इफेक्टेड इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ 20 लाख, इंटर स्टेट सप्लाई 25 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। द कंपनी वांट्स टू ऑप्ट। यस, कंपनी जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसकी टर्नओवर जो है वो यहाँ पे 150 लाख तक है। बट अगर आप आंसर चेक करोगे, इसने लिखा है नहीं कर सकती, रीजन क्योंकि वो इंटर स्टेट सप्लाई है। बट आपको मैंने कहा था ना, पिछले साल की टर्नओवर निकालते हैं तो इंटर स्टेट सप्लाई भी कवर करके चलते हैं। ये बिल्कुल कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकती है सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये करंट ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेगी। अगेन मैं यहां पर बोलूंगा, इन्होंने ये एज्यूम कर रखा है कि ये करंट ईयर के अंदर भी इंटर स्टेट सप्लाई करेगी, इसलिए इन्होंने यहां से बाहर निकाल रखा है। बट अगर आप ये लिख के आते हैं कि यहाँ टर्नओवर निकाल के कि यहाँ पे 45 लाख है, लेस देन 150 लाख, ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। बट आप ये लाइन फिर साथ में जरूर लिख के आएंगे, प्रोवाइडेड या सब्जेक्ट टू कंडीशन, कि वो करंट ईयर में या स्कीम लेने के बाद वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। ये लाइन फिर आपको लिख के आनी पड़ेगी जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कुमार साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 25 ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों का डाउट यहाँ पे आया हुआ था। इधर देखो ध्यान से एक बार, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कह रहे ए रिटेलर हु कीप नो इन्वेंट्री प्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर। उसने गुड्स परचेज किया जी 50 लाख रुपए का, जिसपे जीएसटी जो है 5% एक्स्ट्रा है। मतलब गुड्स परचेज किया 50 लाख, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। पहली बात तो, जब गुड्स परचेज किया 50 लाख का, उस पर जीएसटी 5% एक्स्ट्रा है, चाहे वो कॉम्पोजिशन वाला हो चाहे वो नॉर्मल स्कीम वाला हो, ये बात तो कंफर्म है कि वो जीएसटी देगा। आपको मैंने पहले भी कहा था, नॉर्मल स्कीम या कॉम्पोजिशन स्कीम, आउटवर्ड सप्लाई पर यहाँ पे जीएसटी लगता है, यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई पर कंसेशनल जीएसटी लगता है। बट अगर मैं परचेज की बात करूंगा तो नॉर्मल स्कीम वाला हो या कॉम्पोजिशन वाला हो, दोनों केस में परचेज पे वो जीएसटी पे करेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है जी। ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि यहाँ तो उसको जीएसटी देना है, सेल पे यहाँ जीएसटी लगेगा बट यहाँ पे कंसेशनल जीएसटी लगेगा, तो ये तो कंफर्म है कि परचेज पे उसने जीएसटी देना है। 50 लाख का 5% निकालूंगा तो 2.5 लाख रुपए का आपका यहाँ पे जीएसटी निकल के आएगा, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद फिर सेल उसने किया, सेल एट फिक्स सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, वो 60 लाख रुपए की सेल है, मतलब इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस 60 लाख रुपए की सेल है। जीएसटी रेट ऑन सच गुड्स एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट जो है, कस्टम टैरिफ इज 5%, मतलब यहाँ पे जीएसटी जो है 5% का दे रखा है। वैसे कस्टम टैरिफ की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जीएसटी का रेट अब जीएसटी एक्ट में दिया होता है तो 5% रेट यहाँ पे है। फिर वो कह रहा है डिस्कस वेदर ही शुड opt for composition scheme if composition tax is 1% of turnover, expenditure of keeping detailed statutory records required under GST law 1,20,000 पे, which shall get reduced 50,000 पे if composition scheme is opted। अदर एक्सपेंडिचर जो है वो 3 लाख रुपए पर एनम के हैं। अब बहुत ध्यान सुनना, यहां पर हमें ना ये बताना है कि उसको नॉर्मल और कॉम्पोजिशन में से कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी है। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब बस ये है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि उसने इन दोनों में से कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए, मतलब कौन सी स्कीम में ज्यादा उसको फायदा होगा। अब एक बात मेरे को बताओ, पहली बात तो यहाँ पे नॉर्मल स्कीम की बात करते हैं या कॉम्पोजिशन की बात करते हैं?
दोनों में कॉस्ट कितनी है जी, दोनों में कॉस्ट कितनी है, 50 लाख 50 लाख, ये बात क्लियर है। सॉरी 50 लाख और 52,50,000। अच्छा यहाँ 52,50,000 क्यों हो गई, क्योंकि 2.5 लाख रुपए का जो आपका जीएसटी है उसका कॉम्पोजिशन में तो आईटीसी मिलता नहीं। नॉर्मल स्कीम में आईटीसी मिल जाता है बट कॉम्पोजिशन में नहीं मिलता, तो यहाँ पे कॉस्ट बनेगी 50 लाख रुपए और यहाँ कॉस्ट बनेगी 52.5 लाख, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जो कॉस्ट आ रही है, उसने बोला नॉर्मल स्कीम वाले केस में 1,20,000 रुपये आ रही है, कॉम्पोजिशन में मैंने पहले भी कहा था कंप्लाइंस कॉस्ट कम होती है, तो यहाँ पे कॉस्ट आ रही है 50,000। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं जी अदर एक्सपेंडिचर 3 लाख पर एनम है, तो मतलब दोनों में 3 लाख है, तो यहां पर भी 3 लाख खर्च होंगे, यहां पर भी 3 लाख खर्च होंगे। अब अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालूंगा, टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, तो टोटल कॉस्ट बनेगी 54,20,000 रुपए और यहां पर टोटल कॉस्ट जो बनेगी 56 लाख रुपए की, यहां पे टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, पक्का पक्का। अब एक बात मेरे को बताओ, सेल हमें यहां पे दी हुई है जी, सेल हमें यहाँ पे दी हुई है, तो सेल हमारी यहां पर भी 60 लाख है और यहां पर भी 60 लाख है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना, कॉम्पोजिशन स्कीम में जितनी सेल होती है दैट इज माई आउटवर्ड सप्लाई, इस पे 1% कंसेशनल टैक्स है, इस पे 1% कंसेशनल टैक्स है, तो 60 लाख का 1 कितना हो गया, 60,000 रुपए यहाँ पे टैक्स आ गया। और अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 60,000 का। अब गलती से 5% मत कर देना, उसने बोला है 60,000 रुपए की जो सेल है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस है, मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड है तो ये 60 लाख रुपए जो हैं 105 के बराबर हैं जी, 60 लाख रुपए 105 के बराबर हैं, मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा जी, तो अगर 60 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100 तो यहाँ पे आएगा 57,14,286 इतना निकल के आएगा। तो इसमें से अगर मैं 60 लाख माइनस करूंगा तो बैलेंस यहाँ पे 285,714 का यहाँ पे हमारा जीएसटी आएगा। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना ये है सेल नेट ऑफ टैक्सेस, मतलब इसमें से टैक्सेस मैंने हटा दिए। अब हमें ये देखना है सेल मेरी इतनी है, टैक्सेस हटा के कॉस्ट मेरी इतनी है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है जी। अब सेल में से कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो यहां पे इतना प्रॉफिट आ रहा है, यहां पे इतना प्रॉफिट आ रहा है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इसलिए कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो इसके लिए बेनिफिशियल है। तो ये हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का बन जाए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया जी। और ये क्वेश्चन सीए में तो नहीं अभी तक बना, बट ये क्वेश्चन सीएस के एग्जाम में और सीएमए के एग्जाम में दोनों के अंदर बन चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं वो सीए के एग्जाम के अंदर इस बार एग्जाम के अंदर बन जाए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब वो तुम्हें सेम टेबल ये वाला क्वेश्चन देके और तुमसे पूछ लेंगे बताओ ऑप्ट क्या करना है। ये तुम्हें अभी इजी लग रहा है ना, अगर वहां पे खुद ट्राई करते तो कई बार नहीं समझ में आता, बट अगर अब दोबारा से कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तब थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने देख लिया जी। डन जी। नेट से, हाँ ऑब्वियस ही बात है भाई, जीएसटी तो इसी पे लगता है ना, एक्चुअल में जीएसटी तो इसी पे लगता है मेरे बच्चे, उसमें इंक्लूसिव टैक्सेस है ना, तो वो तो इंक्लूसिव है, तो वो तो हमें बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो अगर बाहर निकालना पड़ेगा मतलब वो वैल्यू 105 के बराबर होगी। अगर उसमें इंक्लूसिव नहीं होता तो फिर मैं 60 लाख पे जीएसटी लगा देता, बट 60 लाख में इंक्लूसिव था जी। ठीक है, चलो आई थिंक मेरे ख्याल से यही आपके डाउट थे, नहीं बाकी तो सारे बच्चों वाले क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करूंगा आप सबसे हो गए होंगे, कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी, मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ठीक है जी, चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब जो आज हमें चैप्टर की रिवीजन करनी है, ठीक है ना, आज हमें चैप्टर की कॉम्पोजिशन में क्यों लगेगा, कॉम्पोजिशन में तो टोटल सेल पे लगता है मेरे बच्चे, कॉम्पोजिशन में टोटल सेल पे लगता है, टोटल सेल पे वहां पे हमें टैक्स पे करना होता है। कंसेशनल टैक्स जो होता है वो एग्रीगेट टोटल टर्नओवर पे देना होता है। जो इंक्लूसिव टैक्सेस की बात है वो नॉर्मल वालों के लिए ना, कॉम्पोजिशन वालों को तो आईटीसी मिला ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। उसमें तो हमें जो टोटल सेल है उस पर 1% लगाना पड़ेगा। तो अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन नहीं होते, तो चेक करो क्वेश्चन क्यों नहीं होते, क्वेश्चन की ट्राई अच्छे से करो। कुमार साहब मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाओ, क्लास अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का, और ये चैप्टर आज वाली क्लास में होपफुली हम इसको रिवाइज करके पैकअप करेंगे। क्वेश्चन तो पता नहीं इसके होंगे या नहीं होंगे आज, बट चैप्टर हम रिवाइज कर लेंगे। और ये 1000% मान के चलना, इस बार के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा। जो पहला क्वेश्चन बनता है ना मैंडेटरी वाला,
उसमें से भी इसके पार्ट बनते हैं, ठीक है, और जो अलग से क्वेश्चन बनेगा वैल्यूएशन वाला उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है जी। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। अब अगर मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करूंगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है जी? वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जब भी हम जीएसटी में कोई भी सप्लाई करते हैं, तो जब हम सप्लाई करते हैं तो हमें जीएसटी में ना वैल्यू निकालनी होती है, ताकि उस वैल्यू पर हमें जीएसटी लगाना होता है। अब याद करो, मैंने कहा था जब भी आपको जीएसटी में वैल्यू निकालनी होती है तो वैल्यू के लिए सेक्शन 15 हमें फॉलो करना होता है, और सेक्शन 15 में टोटल मिला के मैंने कहा था 5 सब सेक्शन होते हैं। सेक्शन 15 में टोटल मिला के 5 सब सेक्शन होते हैं। एक तो मैंने कहा था कि यहाँ पर हमारा 15(1) होता है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पर सेक्शन 15(1) होता है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पर हमने कहा था सेक्शन नंबर 15(1) होता है, एक मैंने कहा था 15(2) होता है, एक मैंने कहा था 15(3) है, एक मैंने कहा था 15(4) है, और एक मैंने कहा था 15(5) है। अब यहां पर मैंने कहा था कि 15(1) की जो वैल्यू होती है उसमें 15(2) की वैल्यू जोड़ देते हो और 15(3) की वैल्यू माइनस करते हो, फिर तुम्हारी वैल्यू निकल के आती है। अब सीए इंटर के एग्जाम में ये तो है, ये दोनों सब सेक्शन सीए इंटर में नहीं है बट सीएस और सीएमए के अंदर एप्लीकेबल है। तो जब मैं उनकी बात करूंगा सीएस सीएमए वाले बच्चों की, तो इनकी मैं अलग से क्लास डालूंगा उनके लिए, बट अभी नहीं। पहले हम ये डिस्कस करते हैं जो सबके अंदर सेम है। तो पहले इन तीनों की बात करेंगे, इसको फिर अलग से हम डिस्कस करेंगे ओनली फॉर सीएस और सीएमए वाले बच्चे। वो मैं क्लास अपने वीडी स्टडी हब वाले चैनल पर डाल दूंगा जी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) ये है क्या जी? गवर्नमेंट सिंपल सी बात कहती है, गवर्नमेंट कहती है जो वैल्यू तुमने 15(1) में निकाली, बहुत ध्यान सुना, जो वैल्यू तुमने 15(1) में निकाली उसमें 15(2) की वैल्यू को जोड़ना है और 15(3) की वैल्यू को हटाना है, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर हमें जीएसटी लगाना है। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, जो वैल्यू तुमने 15(1) में निकाली, 15(1) में 15(2) को जोड़ना है, 15(3) को हटाना है, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर हमें जीएसटी लगाना है। बस बात इतनी सी हो रही है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर सेक्शन 15(1) क्या कहता है? सेक्शन 15(1) सिंपल सी बात कहता है कि भाई जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी वैल्यू को हम तुम्हारी वैल्यू मान लेंगे। जो भी तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना उस वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। मैं दोबारा बोलूंगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल का मतलब क्या है कि आप मार्केट में जाते हो, आप कोई भी सामान परचेस करते हो। अब अगर आप कोई भी सामान परचेस करते हो, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी सामान यहां पर, एक मिनट रुको, हाँ जी। अब यहां पर मैंने कहा था अगर आप कोई भी सामान यहां से परचेस करते हो, अगर आप कोई भी सामान यहां से परचेस करते हो, तो जैसे मान लो आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, अगर आपने मान लो, ओहो बंसल जी कहां से हो गए हिडन? ये क्या हो गया, एक बच्चा हिडन हो गया, करना दूसरे को था। अब कैसे अनहाइड होगा? चलो देखता हूँ इसको, मैं टीम को बोलता हूँ, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। तो मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो आपकी 15(1) की वैल्यू है, 15(1) में 15(2) को जोड़ोगे, 15(3) को हटाओगे, आपकी वैल्यू जो आएगी उस वैल्यू पे जीएसटी लगा देंगे। अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि भैया ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। अब एक बच्चा कहता है सर प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल का मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप मार्केट में जाते हो, आपने बोला भैया सामान कितने का है, सामने वाले ने बोला भैया सामान 100 रुपए का है। अब अगर सामने वाले ने बोला भैया सामान 100 रुपए का है, तो हम 100 रुपए की वैल्यू को ही वैल्यू मान लेंगे। मतलब जितना सामने वाला प्राइस बोलेगा ना उसी वैल्यू को हम वैल्यू मान लेंगे। एक बात मेरे को सोच के बताना यार, तुमने कभी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, जितने का भी तुम सामान लाते हो तुम सामने वाले को उतने पैसे देते हो, या कहीं पर भी तुमने वैल्यू निकालने की बात की है? मैं बस आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, आज तक आप जो भी सामान खरीद के आए, क्या कहीं पर भी तुमने वैल्यू निकालने की बात की है? हमने कहीं वैल्यू नहीं निकाली यार, हमने कहीं वैल्यू नहीं निकाली भाई, कहीं नहीं निकाली हमने वैल्यू। सिंपल सी बात है, हमने सामान खरीदा, 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए की वैल्यू आ गई। 50 रुपए का सामान खरीदा, 50 रुपए की वैल्यू आ गई। तो बच्चा कहता है सर फिर ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, जब इसी को ही वैल्यू लेना है तो फिर ये चैप्टर आया क्यों? बट हर केस में नहीं लेना, हर केस में नहीं लेना। सेक्शन गवर्नमेंट ये बात कहती है, 15(1) कहता है जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको वैल्यू को हम वैल्यू तब मानेंगे जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन बायर एंड सेलर आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, और दूसरा प्राइस एक सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। मतलब मैंने तुम्हें सामान बेचा, अगर तुम मेरे रिलेटेड पार्टी नहीं हो, एंड जो मैंने तुम्हें सामान बेचा उसका कंसीडरेशन 100% मनी फॉर्म में
फिर तो इस वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे, नहीं तो फिर वैल्यू हमें 15.4 में निकालनी पड़ेगी या 15.5 में निकालनी पड़ेगी, फिर वैल्यू 15.1 की नहीं होगी। बट मैं उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आप कभी थोड़ा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना। प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी तुम सामान खरीदते हो, आप चेक करो सामने वाला अनरिलेटेड होता है और हम 100% पैसा मनी फॉर्म के अंदर पे करते हैं। मनी डजन मीन कैश। मनी मतलब चाहे ऑनलाइन हो, चाहे चेक से हो, चाहे ड्राफ्ट से हो, चाहे आपने कैश दिया हो, यह सब कुछ मनी की डेफिनेशन में आता है। अब तुमने सारा का सारा पैसा आज तक मनी फॉर्म में दिया है, सामने वाला बंदा तुम्हारा रिलेटेड पर्सन नहीं होता, इसीलिए यही रीजन है ट्रांजैक्शन वैल्यू तुम्हारी वैल्यू बन जाती है, नहीं तो तुम्हारी वैल्यू 15.4 और 15.5 के अंदर आती है। तो 15.1 बस सिंपल सी बात बोलता है, 15.1 ये बात कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम वैल्यू बना देंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। और पहली कंडीशन यहां पे निकल के आ रही है कि बायर और सेलर रिलेटेड पर्सन ना हो और प्राइस एक सोल कंसीडरेशन हो, तो वैल्यू वैल्यू बनेगी। अगर इनमें से एक सिंगल कंडीशन भी ब्रेक हो जाती है तो वैल्यू फिर 15.4 के माध्यम से निकलेगी, जो अभी सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। तो ऑलवेज ये मान के चलना कि जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बायर सेलर रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे, प्राइस भी सोल कंसीडरेशन होगा, तभी 15.1 की एप्लीकेबिलिटी होगी। बस ये पर ध्यान। अब बच्चा कहता है यार गाबा सर एक बात बताओ, जैसे मान लो 15.1 में आपने बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू मान लेंगे। जैसे आज की बात है तो हम ऑफिस में थे और सीएस वाले बच्चों का रिजल्ट आया तो फेस टू फेस क्लास चल रही थी, आज ढोल वोल वाले भी हमने बुलाए हुए थे। तो पूरी टीम ने बोला सर बुलाओ, भंगड़ा भंगड़ा डालते हैं, रैंक वैंक आए हैं तो भंगड़ा डालेंगे। हमने भंगड़ा भंगड़ा भी डाला। भाई देखो एंजॉयमेंट होना चाहिए, सिंपल सी बात है, बच्चों का भी एंजॉयमेंट होना चाहिए, अपना भी जब मेहनत सफल होती है ना सर, जब मेहनत सफल होती है तो मेहनत को एंजॉय भी करना चाहिए भाई। मैं ऑलवेज ये बात कहता हूँ, भाई मेहनत की थी ना, उसमें तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी ना, तो करो उसको एंजॉय। एंजॉय करने में क्या दिक्कत आ रही है? सिंपल सी बात यह है कि हाँ भाई ये बात अलग है कि हाँ साथ वाले दोस्त का क्लियर नहीं हुआ और फिर हम ढोल पे डांस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अजीब वाली बात है। बट अदरवाइज अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या एंजॉयमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए हमने भाई साहब 2-3 महीने घिसाई भी तो की है, कितने कितने महीने या हो सकता है कितनी सारी स्लीपलेस नाइट हमारी होंगी, कितना सेक्रीफाइस हमने किया होगा इस रिजल्ट के लिए। और ऐसा नहीं है खाली स्टूडेंट सेक्रीफाइस कर रहा है भाई, खाली स्टूडेंट सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उनके पेरेंट्स भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टीचर भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बिलीव करना, आज जब मैं अभी मैं साढ़े साढ़े 6:15 घर पहुंचा हूँ, 6:30, मतलब मेरा 100% था कि यार मेरा क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि अभी काफी सारे मैसेजेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, रिजल्ट बनाना था ये। बट मेरे को लगा यार विवेक क्यों नहीं लूंगा, भाई जो रिजल्ट आ गया वो तो आ गया। जो बच्चे पास हो गए उनके घर में दिवाली है, जो बच्चे पास नहीं हुए उनके लिए अलग है कि सोचने का टाइम है। मैं अब अगर 1 घंटा क्लास नहीं लूंगा तो कहीं ना कहीं मैं गलत, मेरे को जो थिंकिंग है गलत करूं। मैं कहा चल ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो काम होगा वो 8 बजे के बाद कर लेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है। कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सिंपल सी बात ये है। तो ये नहीं कि हाँ चलो देख लेंगे बाद में, वो आपकी लाइफ में भी एप्लीकेबल होना चाहिए कि अगर हम इतनी हार्डवर्क कर रहे हैं तो हर एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, टीचर भी सेक्रीफाइस कर रहा है, आपके पेरेंट्स भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जब उस सक्सेस का रिजल्ट आता है तो ऑब्वियस ही बात है मजा भी आना चाहिए। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, तो अब ट्रांजैक्शन वैल्यू को, हाँ तो आज शाम अब बात कर रहा था मैं, तो क्या हुआ, तो अपना सारे की सारी टीम बैठी थी, तो मैंने अपना अपना खाने पीने का सामान मंगाया। मैंने एक पूड़ी छोले होते हैं ये थोड़ा बहुत मंगाए, अब उसको पैसे दिए, सामने वाले को पैसे उसने दिए, उसने पैसे लिए, तो जो पैसे वहां पर चार्ज किए, मान लो फॉर एग्जांपल 500 रुपये चार्ज किए, उसी वैल्यू को वैल्यू बना दिया गया। क्यों बनाता गया? क्योंकि वो सामने वाला मेरा रिलेटेड पर्सन नहीं होता, और दूसरी बात प्राइस एक सोल कंसिडरेशन है। अब गवर्नमेंट ने कहा सुन भाई, अब गवर्नमेंट ने कहा माना तेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू वैल्यू है, बट इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में ना हम 5 इंक्लूजन भी करेंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम 5 इंक्लूजन भी करेंगे। सर जी मान्या का इंटरव्यू कब ले लेंगे? भल्ला साहब, एक तो भल्ला साहब मेरे को समझ नहीं आ रहा। भल्ला साहब, मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आप अपने से ज्यादा दूसरों पे बहुत ध्यान देते हैं, ऐसा है वैसे? मतलब मैंने आपको, मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ, पंडित या पंडिताई नहीं हूँ, बट मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आपने वो यार इंटरव्यू ले लेंगे अभी थोड़ा, उसने कह रही था थोड़ा शाम को मेरे को मेरी फैमिली के साथ डिनर विनर करने दो, ले लेंगे। क्या करोगे इंटरव्यू का? सुनोगे? दुनिया जहान के यूट्यूब भरा पड़ा है, अभी तुम देखो AIR 1 के दुनिया जहान के इंटरव्यू आ जाएंगे, उसमें से कुछ सीख लो। नालायक, कब लोगे गावा सर आप इंटरव्यू? भल्ला साहब को दूसरों के घर में झांकने का शौक है, मुझे लग रहा है। क्या चल रहा है वहां पे? अरे क्या चल रहा, इधर देख लो नालायक, भल्ला साहब आ जाएगा इंटरव्यू, सीख लेना उससे। हाँ जी,
तो मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि 5 इंक्लूजन करनी है, मतलब उस वैल्यू में 5 इंक्लूजन करनी है। सबसे पहले इंक्लूजन क्या करनी है, तो गवर्नमेंट ने कहा सुन भाई, ऐसा कोई भी टैक्स, मेरे पीछे पीछे बोलना, ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी फीस, कोई भी सेस, कोई भी चार्जिस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ उसको हम वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ उसको वैल्यू में ऐड करेंगे। जैसे कि म्युनिसिपल टैक्स हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये बहुत सारी ड्यूटीज हैं। याद आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया था, बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए हैं, उनको वैल्यू में ऐड करना है। तो पहला पॉइंट तो ये है, और इसका सिंपल सा रीजन है यार, ऐड करने का रीजन क्या है, क्योंकि इनका में आईटीसी नहीं मिलता। जब इनका में आईटीसी नहीं मिलता तो वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे पहली इंक्लूजन ध्यान दें, ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ उसको में ऐड करना। दूसरा, फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है, ऐसा कोई भी खर्चा जो एक्चुअल में पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की थी, एक्चुअल में उस खर्चे की पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की थी, है ना, एक्चुअल में पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की थी। अच्छा, एक्चुअल में पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की थी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, जैसे कि कमीशन, जैसे कि इंश्योरेंस। अब इसकी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की थी, बट सप्लायर के बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा वो सारे के सारे खर्चे ऐड करेंगे, क्योंकि यहां तो तुम जीएसटी कम करना चाह रहे हो, यहां तो आप जीएसटी कम करना चाह रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा कोई भी खर्चा अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो रिस्पॉन्सिबल सप्लायर है बट पेमेंट जो कर रहा है वो रिसीवर कर रहा है, वो भी हम यहां पर वैल्यू में ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर बी ये बात कहता है जी। फिर पॉइंट नंबर 3 कहता है भाई साहब, कोई भी इंसिडेंटल खर्चे या एंसीलरी खर्चे, मैं दोबारा बोलूंगा, कोई भी इंसिडेंटल खर्चे या एंसीलरी खर्चे, तो गवर्नमेंट ने बोला वो भी हम वैल्यू में ऐड करेंगे, प्रोवाइडेड वो सप्लाई से रिलेटेड हो, जैसे कि पैकिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग, इंस्पेक्शन चार्जेस, वारंटी चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, कमीशन, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सब के सब क्या होते हैं, सब के सब सप्लाई से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे के सारे खर्चे हमें वैल्यू में यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, प्रोवाइडेड, ऑब्वियस सी बात है ये खर्चे सप्लाई से इंटरलिंक होने चाहिए। ये हमारी तीसरी इंक्लूजन है। चौथी इंक्लूजन यहां पर यह बात कहती है साहब, फोर्थ इंक्लूजन यहां पर यह बात कहती है कि कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, डिले पेमेंट, इसको भी वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। याद करो मैंने कहा था, मैंने सामने वाले को उधार दिया, उसने पेमेंट टाइम पे नहीं की, तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया। तो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, डिले पेमेंट के लिए ये भी वैल्यू में जोड़नी पड़ेगी। बट मुझे नहीं पता रेगुलर बैच वाले बच्चे अगर यहाँ पर बैठे होंगे तो आई होप सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, अब तक हो गए होंगे। आपको मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिकली इंटरेस्ट और डिस्काउंट कभी भी, सॉरी, इंटरेस्ट और पेनल्टी कभी भी इनवॉइस वैल्यू में ऐड नहीं होती, क्योंकि जब इनवॉइस कटता है उस टाइम पर नहीं पता होता कि सामने वाला बंदा पेमेंट करने में डिले करेगा। इसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में हम डेबिट नोट इशू करते हैं। याद है मैंने कहा था, इसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में हम डेबिट नोट इशू करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये टोटल वैल्यू का पार्ट तो बनता है बट ये इनवॉइस वैल्यू का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि सर आज अगर मैंने सामान बेचा तो मुझे नहीं पता ना सामने वाला बंदा पेमेंट में डिले करेगा नहीं करेगा। मुझे क्या पता, अगर पता होता मैं तो सामान उधार में देता क्यों, मुझे पता ही नहीं ना, अगर पता होता तो मैं उधार में सामान देता ही क्यों। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसके लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं, बट अगर वो कह रहा है टोटल वैल्यू जिसपे जीएसटी लगेगा तो इसको हम इंक्लूड करके चलेंगे। इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको मैंने 2-3 पॉइंट और भी बताए थे। याद करो मैंने क्या कहा था, अगर मान लो इंटरेस्ट, लेट फीस अगर हमें क्वेश्चन में दी हुई है और अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है लमसम कंसीडरेशन रिसीव, याद आ रहा है, अगर ब्रैकेट में लिखा है लमसम कंसीडरेशन रिसीव और ये लिखा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ये लिखा हुआ है, तो उस केस में मान लेना इंटरेस्ट और पेनल्टी में जीएसटी इंक्लूड है। क्योंकि जब भी बाद में इंटरेस्ट हमें मिलता है 99% केस में जीएसटी इंक्लूसिव होता है, तो फिर वो जीएसटी बाहर निकालने के बाद फिर वैल्यू में ऐड करना। ये क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर प्रैक्टिस भी किए थे और होपफुली कल वाली क्लास में वैल्यूएशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें पॉइंट दोबारा से आएगा। फिर एक बात और ध्यान देना, कई बार क्या होता है इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाता है। वेव का मतलब क्या होता है, माफ। जैसे मान लो मैंने इंटरेस्ट माफ कर दिया, अब जब मैंने इंटरेस्ट माफ कर दिया तो क्या उसको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे, सारे बच्चे बोलना। अगर मैंने इंटरेस्ट माफ कर दिया है तो क्या उसको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, बस ये बता दो। अगर मैंने इंटरेस्ट माफ कर दिया है
क्या उसको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? मैं आपसे बस ये बात जानना चाहता हूं, यस या नो? नहीं करेंगे। अगर मैंने माफ कर दिया, ठीक है जी, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि इसको हम वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे अगर आपने वेवऑफ कर दिया। तो अगर मान लो पेनल्टी आपने वेवऑफ कर दी है, अगर वेवऑफ कर दी है तो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि इंटरेस्ट वेव्ड ऑफ, तो उसको वैल्यू में इंक्लूड मत करना, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो यहां पर देखो मैंने वही लिखा हुआ है जी, जीएसटी इंक्लूड है तो इस तरह से बाहर निकालोगे, अगर इंक्लूड नहीं है तो खाली इंटरेस्ट हो गया, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो इंक्लूसिव मान के जीएसटी बाहर निकाल के फिर जो बैलेंस इंटरेस्ट होगा उसको वैल्यू में जोड़ लेना। ठीक है जी, अगले पॉइंट पर आओ। पांचवा पॉइंट यहां पे आ रहा है सब्सिडी। भाई ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। जो इसको समझ गया वो वैल्यूएशन में सारे क्वेश्चन कर गया। अब मैं तुम्हें एक बार रिकॉल करवा देता हूं। पहली बात तो 4 इंक्लूजन एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। पहला, ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, ऐसा कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी फीस, कोई भी सेस, कोई भी चार्जेस जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ उसको वैल्यू में जोड़ना है। दूसरा, ऐसा कोई खर्चा जो सप्लायर का है उसके बिहाफ पे रिसीवर ने पे किया उसको वैल्यू में जोड़ना है। तीसरा, कोई भी इंसिडेंटल या एंसिलरी खर्चे उसको भी हमें वैल्यू में जोड़ना है। चौथा, कोई भी इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, डिले पेमेंट के लिए उसको भी हमें वैल्यू में जोड़ना है। इन चारों को वैल्यू में जोड़ना है। इनको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी लगेगा। अब पांचवा गवर्नमेंट यहां पे कह रही है कि अगर तुम्हें सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी, और अगर वो सब्सिडी प्राइस से लिंक है, मतलब जो तुम सामान बेच रहे हो, मैंने पेन बेचा, पेन से रिलेटेड अगर कोई सब्सिडी मिली है तो उसको भी वैल्यू में जोड़ देना, बट वो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी होनी चाहिए जी। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई सब्सिडी मिली है, अगर कोई सब्सिडी मिली है और वो सब्सिडी प्राइस से लिंक है, उस सब्सिडी को भी वैल्यू में जोड़ देना, बट वो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, अदर देन गवर्नमेंट वाली होनी चाहिए, तो वैल्यू में जोड़ देना। एक बच्चा कहता है यार गाबा सर एक बात समझ नहीं आ रही, सब्सिडी तो माइनस होती है ना? बिल्कुल सही बात है, माइनस होती है सर, फिर जोड़ने की बात क्यों रही है? यही तो समझने वाली बात है, यही समझने वाली बात है मेरे बच्चे। यहाँ पे जो ऐड लिखा है ना, ऐड करनी पड़ेगी। ये तभी ऐड करनी है जब पहले तुम माइनस कर चुके हो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी सब्सिडी मिलती है उससे प्राइस कम होता है। अब जैसे आपको मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि मान लो एक सामान 5,000 रुपए का है, बहुत ध्यान सुनना, एक सामान 5,000 रुपए का है। सीए वॉइस एमबी सर, नहीं एक मिनट रुको, पहले मेरे को जाने दो, क्योंकि मेरे को ना ये भाई साहब आजकल, एक मिनट रुको ना, एमबी सर अगर आ गया तो भाई साहब भाग खुल गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड विवेक सर, जब तक सूरज चांद रहेगा एमबी सर का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा एमबी सर का नाम रहेगा। 10 रुपए की पेप्सी, एमबी सर सेक्सी, 10 रुपए की पेप्सी, एमबी सर सेक्सी, जब तक सूरज चांद रहेगा एमबी सर का नाम रहेगा। भाग खुल गए सर हमारे, भाग खुल गए। फर्जी है? नहीं, मैंने उनके चैनल पे जाके देखा है, मतलब सब्सक्राइबर तो आ रहे थे यार। चलो अब यहाँ पे फटाफट से आओ जी, आ जाओ। अब यहाँ पे एक बार इधर देखो ध्यान से जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मान लो 5,000 रुपए का है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने 5,000 रुपए का सामान देना है, अगर मैंने 5,000 रुपए का सामान देना है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है 1,000 रुपए की। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी 1,000 रुपए की, और अदर देन गवर्नमेंट ने, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी 1,000 रुपए की, अदर देन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है 1,000 रुपए की। मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूं, अगर 5,000 रुपए का प्राइस है, 1,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, 1,000 रुपए अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, अब ये प्राइस कितने का बन गया बताओ? अब ये प्राइस कितने का बन गया? 3,000 रुपए का बन गया। सारे बच्चे बोलो, अब ये प्राइस कितने का बन गया? अब ये प्राइस 3,000 रुपए का बन गया, बिल्कुल बन गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अब ये प्राइस अगर 3,000 रुपए का बन गया, तो सारे बच्चे मुझे आंसर दे दीजिए कि अगर 3,000 रुपए का ये प्राइस बन गया है तो क्या अब मुझे वैल्यू 3,000 रुपए की लेनी है? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ओए 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 भाई साहब सुन मेरी बात, 3,000 रुपए है, इसमें तेरी ये वाली सब्सिडी माइनस है, इसमें तेरी ये वाली सब्सिडी है। अब गवर्नमेंट ने कहा सुन, गवर्नमेंट वाली माइनस है, चलेगा, गवर्नमेंट वाली माइनस होनी भी चाहिए।
क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी या स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी, मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो कंसीडरेशन की डेफिनेशन भी नहीं आती। याद करो बेटे, अगर तुमने कंसीडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है ना, अगर तुमने कंसीडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें लिखा था कंसीडरेशन में सब कुछ आएगा बट गवर्नमेंट सब्सिडी कवर नहीं होंगी, वो यहां से बाहर होंगी। तो गवर्नमेंट ने कहा वो माइनस हो गई, अच्छी बात है, माइनस होनी भी चाहिए, माइनस होनी भी चाहिए, बट अदर देन गवर्नमेंट वाली माइनस कर दी, वो गलत कर दी आपने। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है तूने माइनस कर दी, करके रख, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें इस 1,000 रुपए को वैल्यू में जोड़ना है, और हम जीएसटी जो लेंगे वो 4,000 पे लेंगे, जीएसटी 3 पे नहीं लेंगे। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर आपने अदर देन गवर्नमेंट वाली सब्सिडी को माइनस कर दिया तो हमें उसको जोड़ना पड़ेगा। वहां पे ये जोड़ने की बात हो रही है, वहां पे ये जोड़ने की बात नहीं हो रही कि अगर माइनस नहीं किया तो भी जोड़ना पड़ेगा। ऑलवेज सब्सिडी को हमें तभी जोड़ना है जब ऑलरेडी वो प्राइस में एडजस्टेड है, मतलब अगर प्राइस में से माइनस कर दी है, गवर्नमेंट वाली है कोई दिक्कत नहीं, नॉन गवर्नमेंट वाली माइनस कर दी है तो मैं जोड़ के दिखाना पड़ेगा। आपको मैं यहां पे दिखाता हूं, इधर देखो ध्यान से। तो प्राइस से लिंक तो है भाई, प्राइस 5,000 से 1,000 का प्राइस कम नहीं हो रहा, ये 5,000 रुपए का सामान बेच रहा हूं, ये सब्सिडी इसी प्राइस के रिगार्डिंग ही तो दी गई है, इस प्राइस को कम करने के लिए, कोई एसेट खरीदने के लिए थोड़ा दी गई है। अगर इस प्राइस से लिंक है तो उसी की बात यहां पे हो रही है जी। सर अदर देन, हाँ तो बिल्कुल अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, क्यों नहीं मिलती? साची मेरे ख्याल से आप तो रेगुलर बैच वाले बच्चे हो, वहां पे तो मैंने क्लास के अंदर बताया भी था कि यार बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं जो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, क्यों नहीं प्रोवाइड करते? ये थोड़ा कि खाली गवर्नमेंट ही सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, अदर देन गवर्नमेंट भी वो सब्सिडी मिलती है जी। अब यहाँ पे एक बात चेक करो, देखो यहाँ पे जी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर तुम्हें प्राइस आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी दी है, ठीक है, आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि आपको प्राइस जो दिया है वो सब्सिडी के बाद दिया है, मतलब सब्सिडी के बाद दिया है, तो फिर नॉन गवर्नमेंट वाली को हमें ऐड करना है, गवर्नमेंट वाले का कुछ नहीं करना। बट अगर प्राइस दिया बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी तो गवर्नमेंट वाली माइनस करनी है, नॉन गवर्नमेंट वाली का हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि वो माइनस होनी भी नहीं चाहिए थी, बस ये पर ध्यान दो जी। हाँ, नेट ऑफ का मतलब वही होता है जी, नेट ऑफ का मतलब होता है कि आपने सब्सिडी माइनस कर दी है जी, नेट ऑफ का मतलब ही होता है कि आपने सब्सिडी जो है माइनस कर दी है, ठीक है जी। नेट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपने जो सब्सिडी है वो यहां से माइनस कर दिया, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? डन, चलो अब इसको लॉक कर सकते हैं जी। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, 5 इंक्लूजन समझ में आ गए जी, 5 इंक्लूजन रिकॉल हो चुकी है ना, पक्का पक्का, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार दोबारा बोल देता हूँ सब्सिडी वाले पॉइंट को, क्योंकि इसमें ही डाउट आता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी दिया हुआ है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में प्राइस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी दिया हुआ है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में प्राइस आफ्टर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ सब्सिडी दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है सब्सिडी इस प्राइस में माइनस हो चुकी है। अगर माइनस हो चुकी है, गवर्नमेंट वाली है तो अच्छी बात है, माइनस होनी भी चाहिए, नॉन गवर्नमेंट वाली है तो अच्छी बात नहीं है, उसको ऐड करना पड़ेगा, और जब ऐड करेंगे तब जाके जो वैल्यू आएगी उस पर जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब ये पॉइंट हमारा हो गया। अब यहां पे आ जाओ, इंक्लूजन के बाद अब माइनस क्या करना है। अब गवर्नमेंट ने कहा माइनस करना है डिस्काउंट, माइनस क्या करना है? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो तरह के होते हैं जी। पहली बात तो ये समझ लो, हमें डिस्काउंट किसी भी नाम से अगर दिया हो तो माइनस कर देना है, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट के नाम से दिया हो, चाहे वो कैश डिस्काउंट के नाम से दिया हो, किसी भी नाम से, वॉल्यूम डिस्काउंट हो, टर्नओवर डिस्काउंट हो, ईयर एंड डिस्काउंट हो, मैं कह रहा हूं किसी भी नाम से डिस्काउंट दिया हो, हर डिस्काउंट माइनस होगा, बस इन दोनों में कवर होना चाहिए। पहला, या तो वो प्री सप्लाई में कवर हो जाए, दूसरा या वो पोस्ट सप्लाई में कवर हो जाए। पहला, या तो वो प्री सप्लाई में कवर हो जाए, दूसरा या वो पोस्ट सप्लाई में कवर हो जाए। सर प्री सप्लाई का मतलब क्या होता है? ऐसा डिस्काउंट जो तुम्हें सप्लाई के टाइम पर पता है और जो तुम्हारे इनवॉइस में मेंशन भी होगा। जैसे आज कहीं पर भी जाते हो 50% ऑफ हो गया,
20% ऑफ हो गया, 15% ऑफ हो गया, 10% ऑफ हो गया, 40% ऑफ हो गया, 50% ऑफ हो गया, ये सब क्या है? ये प्री सप्लाई तो है, मुझे पता पहले से होता है, मुझे पता पहले से होता है, और इनवॉइस में भी मेंशन होता है, तो वो डिस्काउंट माइनस होता है। ये प्री सप्लाई डिस्काउंट है, इसको वैल्यू में से माइनस करना है, चाहे वो किसी भी नाम से दिया जा रहा हो, ये मैटर नहीं करता। पहली बात तो ये। दूसरा, फिर गवर्नमेंट कह रही है एक होता है पोस्ट सप्लाई। अब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट ना दो तरह के होते हैं, याद करो, रेगुलर बैच के अंदर आपको मैंने बताया था जी। सर लेट फीस वाला एग्जांपल दे दो, कल करेंगे ना एग्जांपल, क्या क्वेश्चन भी तो साथ साथ कर रहे हैं, कल हमें क्वेश्चन नहीं करने। आई थिंक वैल्यूएशन में कम से कम 13-14 क्वेश्चन करने हैं कल हमें। जब कल क्वेश्चन करेंगे उसमें इंटरेस्ट वाला पॉइंट आएगा, ठीक है ना, उसमें इंटरेस्ट वाला पॉइंट आएगा, एक बार नहीं 2-3 बार आएगा, और अगर उसमें समझ नहीं आया तो फिर तुम्हारा भाई बैठा समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन करने से पहले ना आप ये मान लो 100% क्लैरिटी नहीं आ सकती। 100% क्लैरिटी हमेशा क्वेश्चन करने के बाद आएगी, नहीं तो वो डाउट चलता रहेगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है। हाँ, जब क्वेश्चन कर लिए फिर तुम कह दोगे सर नहीं क्लियर हो रहा, फिर मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा, बट ऐसा होगा नहीं, वो 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब क्या होता है, जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होते हैं ना, जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होता है, ये ना दो तरह का होता है एक्चुअल में। क्या होता है, एक तो होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो सप्लाई के टाइम पर, मैं लिख देता हूं, सप्लाई के टाइम पर पता होता है, जो सप्लाई के टाइम पर पता होता है कि हमें मिलेगा। एक होता है जो सप्लाई के टाइम पर पता नहीं होता है, एक होता है ये वाला जो सप्लाई के टाइम पर पता नहीं होता है। एक होता है जो सप्लाई के टाइम पर पता होता है, एक होता है जो सप्लाई के टाइम पर पता नहीं होता है। अब जो सप्लाई के टाइम पर पता होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो सप्लाई के टाइम पर पता नहीं होता है उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट। बोलो क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्काउंट। भाई गवर्नमेंट ये बात कहती है भाई या तो सप्लाई डिस्काउंट सप्लाई के टाइम पर पता होगा या वो पता नहीं होगा। अगर पता है तो हम बात कर रहे हैं इसकी, ये सेक्शन 15(3) है, ये 15(3) वाला है। ऐसे डिस्काउंट जो सप्लाई के टाइम पर पता ही नहीं है और अचानक से मिल गए, वो सेकेंडरी डिस्काउंट है। गवर्नमेंट ने कहा वो 15(3) वाला नहीं है, तो 15(3) वाला नहीं है तो उस डिस्काउंट को हम वैल्यू में से माइनस भी नहीं करते। पहली बात तो ये समझ लो। तो सर जो ये डिस्काउंट होता है ये क्या होता है, एक बार आप दोबारा क्लियर करोगे? मैं क्लियर करता हूं। गवर्नमेंट ने कहा देख, अगर तेरे को डिस्काउंट सप्लाई के टाइम पर पता है कि तेरे को मिलेगा, बट अभी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सप्लाई होने के बाद। कब मिलेगा? सप्लाई होने के बाद। कब मिलेगा? सप्लाई होने के बाद। पता तुझे पहले से है, पता तुझे पहले से है, बट मिलेगा सप्लाई होने के बाद कि हाँ जब तू इतनी सेल कर देगा तो मिलेगा, इतनी टर्नओवर कर देगा तो मिलेगा, इतनी वॉल्यूम बेच देगा तो मिलेगा, इतनी क्वांटिटी बेच देगा तो मिलेगा। मतलब वहां एक लिमिट है कि अगर इतना हो जाएगा तब मिलेगा। मिलना जरूर है, पता मुझे पहले से है, बट मिलेगा बाद में, मिलेगा बाद में। तो गवर्नमेंट ने कहा वो डिस्काउंट माइनस करेंगे, बिल्कुल माइनस करेंगे। उससे हम जो तेरी वैल्यू थी पहले वाली उस वैल्यू को हम कम करेंगे। बट एक बात कान खोल के सुन ले, यहां पर सामने वाले को जितना हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं उतने डिस्काउंट से रिलेटेड आईटीसी रिवर्स करना होगा जी। भाई जो हम यहां पर बात कर रहे हैं उतना आईटीसी रिवर्स भी करना होगा, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि भैया पहले वैल्यू ज्यादा होगी, उसने जीएसटी ज्यादा पे किया होगा, आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया होगा। अब अगर वो डिस्काउंट हम माइनस करने की बात कर रहे हैं तो उतने पोर्शन का आईटीसी भी तो रिवर्स करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। भाई एक तो गवर्नमेंट वैल्यू कम करे, तुम्हारा जीएसटी कम करे और तुम आईटीसी भी रिवर्स ना करो, वो तो गलत है। तो गवर्नमेंट ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे, बट तू उतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर। जैसे मान लो मैंने 50,000 क्वांटिटी ली थी 500 रुपए के हिसाब से, तो 50,000 मल्टीप्लाई 500 इतना हो गया, फिर इस पे जीएसटी उतने का आईटीसी ले लिया। अब गवर्नमेंट ने कहा था अगर तू 50,000 क्वांटिटी ले लेगा तो ये प्राइस 400 रुपए का हो जाएगा। अब ये प्राइस अगर 400 रुपए का हो जाएगा तो अब एक्चुअल में तो इतना वैल्यू देनी चाहिए, जीएसटी इतने पे। गवर्नमेंट ने कहा डन, इतने पे ही जीएसटी लेंगे, बट 100 रुपए जो तूने एक्स्ट्रा दिया था उसका आईटीसी भी तूने लिया था वो रिवर्स कर। अगर तू आईटीसी रिवर्स कर देगा तो हम ये वैल्यू कम करेंगे, नहीं तो वैल्यू कम नहीं करेंगे, फिर जो वैल्यू चली गई तो चली गई। और ये कैसे कम होता है? हम इसमें इशू करते हैं जीएसटी
क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। क्या इशू करना पड़ता है? क्रेडिट नोट। याद है ना कि वैल्यू ज़्यादा है तो वैल्यू कम करनी है तो हमें क्रेडिट नोट इशू करना है। और याद करो मैंने क्लास में तुम्हें समझाया भी था, क्रेडिट नोट दो तरह के होते हैं, एक तो कमर्शियल क्रेडिट नोट होता है और एक जीएसटी क्रेडिट नोट होता है। यहाँ पे जीएसटी क्रेडिट नोट की बात होती है। जब हमें आईटीसी रिवर्स करना होता है, जब हमें आईटीसी रिवर्स करना होता है तब जीएसटी क्रेडिट नोट इशू होता है। और जब आईटीसी रिवर्स नहीं करना होता, जनरली नॉर्मल डिस्काउंट देना होता है, उस केस में कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू होता है। तो सेकेंडरी डिस्काउंट वाला जो केस अभी हम आगे रखे देखेंगे, सेकेंडरी डिस्काउंट वाले केस में जो बाद में डिस्काउंट माइनस करते हैं तो गवर्नमेंट कहते हैं उसमें कमर्शियल क्रेडिट नोट की बात होती है। तो उसमें कोई आईटीसी रिवर्सल वाला फंडा नहीं है और ना ही हम तेरी वैल्यू जीएसटी के लिए कम करेंगे। बट हाँ, तूने प्रैक्टिकल लाइफ में सामने वाले को डिस्काउंट देना है, उसके लिए तो कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। और यहां पे जो तो इशू करेगा वो जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो जीएसटी क्रेडिट नोट अलग होता है और कमर्शियल क्रेडिट नोट अलग होता है जी। सर जी अगर सप्लाई के टाइम पर पता है डिस्काउंट तो वो पोस्ट भी हो सकता है, प्री भी हो सकता है, तो कंडीशन है ना? जो पता नहीं है, हाँ वो जो पता नहीं है वो सेकेंडरी है जी। जो पता नहीं है वो सेकेंडरी है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, देखो एनी डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर द सप्लाई, ठीक है जी, मतलब दिया आपने सप्लाई के बाद है, बट एस्टेब्लिश, पता, एस्टेब्लिश का मतलब पता, ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब पता तुम्हें पहले से है, लिंक विद प्राइस, डिस्काउंट प्राइस से लिंक है, और आईटीसी उतने पोर्शन का आपने रिवर्स कर दिया। अगर ऐसी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब तो ये डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, नहीं तो डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी। पक्का पक्का, क्या हम इसको लॉक कर सकते हैं? तो ये हमारा डिस्काउंट है। अच्छा अब ये तो हो गया डिस्काउंट वाला फंडा जी, ये हो गया डिस्काउंट वाला फंडा। अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे देखो, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है कि मान लो मिस्टर वीजी जो है वो डिस्काउंट देगा 2 रुपये ऑन ऑल ऑर्डर, अगर 1,000 गिलास बेच देंगे महीने में। तो 1,000 गिलास मतलब यहाँ पे हो गए तो 200, यहाँ पे अच्छा 200 और हो गए, तो यहाँ पे प्राइस हो जाएगा 8 रुपये। तो 8 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो कम होगी वो 1600। तो यहाँ पे आईटीसी इतने रुपए का हमें यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा, इतने रुपए का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू 1600 रुपये होगी। अगर रिवर्स नहीं करोगे तो फिर वैल्यू टोटल ही रहेगी, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये फ्री लेक्चर ही तुम्हें, ये जो रिवीजन क्लास चल रही है फ्री तुम्हें। बेटे रेगुलर बैच कैसे फ्री कर सकते हैं? घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब सर आप पूरा दिन बोलते भी रहो, क्या करोगे कमा के गाँव वास? कुछ तो समाज सेवा करो। समाज सेवा ही तो कर रहे हैं, पूरा दिन तो यूट्यूब पे बैठे रहते हैं। इतनी रिवीजन क्लास तो मेरे को लग रहा है ऑल ओवर इंडिया किसी की नहीं होंगी जितनी आप मेरे यूट्यूब पे देख लोगे। यूट्यूब भी भरा पड़ा है सारा, अब क्या करें बताओ? ये फ्री तो हैं, और इससे ज़्यादा कैसे फ्री करेंगे मेरे दोस्त? डन जी, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही तो है कि यहाँ पर देखो 1000 क्वांटिटी खरीद ली ना, अब अगर 1000 क्वांटिटी खरीद ली तो अगली 200 पे 8 रुपए का प्राइस हो गया ना, अगली 200 पे 8 रुपए का प्राइस हो गया, तो ये 1600 का पड़ा। इस पे जीएसटी 80 रुपए का है। अब जो आपने यहां पर जीएसटी दिया ये 500 का, तो अब 2-2 रुपए अगर प्राइस कम हो गया, तो 2-2 रुपए प्राइस कम होने का मतलब ये होता है कि जो अभी तक वैल्यू यहां पर मान लो 10 रुपए की थी वो 8-8 रुपए की होगी। तो 2-2 रुपए वैल्यू कम हो गई ना, तो अगर 2-2 रुपए वैल्यू कम हो गई तो 25-25 रुपए का आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 तो 25 8 है 200, ये 2000, यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 2000। तो अकॉर्डिंगली 25 रुपए का आईटीसी हर उसमें से रिवर्स करना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट कह रही है हम वैल्यू माइनस करेंगे, वो ये बात कहना चाह रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब लास्ट पॉइंट के ऊपर आओ। अब देखो जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखो पहली बात टीसीएस, सारे बच्चे बोल दो टीसीएस। याद आपको मैंने क्या कहा था? टीसीएस कोई भी टैक्स नहीं है, टीसीएस कोई भी टैक्स नहीं होता जी। तो याद करो मैंने कहा था टीसीएस को सिर्फ एक इंटरिम लेवी मानते हैं, तो टीसीएस एक टैक्स नहीं है, तो जब टैक्स ही नहीं है तो वैल्यू में इंक्लूड भी नहीं करेंगे जी। ठीक है ना, पहला पॉइंट हो गया, टीसीएस को वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा स्टैगर्ड डिस्काउंट, स्टैगर्ड डिस्काउंट तो बाय मोर सेव मोर, ये भी एक तरह का प्री सप्लाई है, तो ये तो माइनस होगा। स्टैगर्ड समझ गए ना, बाय 1 गेट 15, बाय 2 गेट 50 20%, बाय 3 गेट 25, तो ये भी प्री सप्लाई डिस्काउंट होता है, ये तो इनवॉइस के अंदर मेंशन होता है, तो ये माइनस होगा। पीरियोडिक ईयर एंडिंग वॉल्यूम टर्नओवर डिस्काउंट, ये भी माइनस करेंगे अगर पहले से पता है, अगर पहले से पता है।
और आईटीसी रिवर्स कर दिया तो उसको भी हम यहां से माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। टीसीएस का रेट 0.5%, 0.25 सीजीएसटी, 0.25 एसजीएसटी, टोटल 0.5%। आगे सेकेंडरी डिस्काउंट जी। अब सेकेंडरी डिस्काउंट जो होता है उसको वैल्यू में से माइनस नहीं करते, सेकेंडरी डिस्काउंट को वैल्यू में से माइनस नहीं करते हैं। रीजन, क्योंकि वो पहले से पता ही नहीं होता ना, जब वैल्यू से पता ही नहीं होता है तो उसको वैल्यू में से माइनस नहीं किया जाता, बस ये पर ध्यान दो जी। और नो क्लेम बोनस, याद है नो क्लेम बोनस जी, याद करो नो क्लेम बोनस जो मैंने कहा था गाड़ियों के इंश्योरेंस वाले केस में मिलता है कि आपने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, प्रीमियम पे किया और पूरे साल आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल तुम्हारा इंश्योरेंस डिस्काउंटेड प्राइस पर होगा क्योंकि तुमने पिछले साल कोई क्लेम नहीं लिया था। तो जो तुम्हें डिस्काउंट एडिशनल मिलेगा उसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं। बट एक बात बताओ, क्या ये तुम्हें पहले से पता नहीं होता? पता होता है, ये तो हर कंपनी की पॉलिसी होती है कि अगर तुमने क्लेम नहीं लिया तो अगली बार तुम्हें नो क्लेम बोनस पे इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नो क्लेम बोनस भी एक तरह का डिस्काउंट ही है, प्री सप्लाई डिस्काउंट ही है, तो उसको भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे जी। पता कैसे चलेगा पहले से पता है या नहीं पता? वो तो क्वेश्चन में पता लग जाएगा तुम्हें, वो तो आपको दिया होगा ना कि एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है डिस्काउंट, तो अब एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है तो इट मींस पता है पहले से। जो डिस्काउंट एग्रीमेंट के अंदर मेंशन ही नहीं है, बाद में जाके अचानक से मिल गया, तो मतलब नहीं पता उसमें जी। सर सेकंड में नो लिखा है, हाँ तो नो ही तो लिखा है, नॉट इंक्लूडेड, मतलब नॉट इंक्लूडेड का मतलब वैल्यू में नहीं आएगा ना, हाँ, मतलब माइनस होगा, तो नॉट इंक्लूडेड लिखा है। यहाँ भी नॉट इंक्लूडेड लिखा है मतलब एक्सक्लूडेड, और यहाँ पर भी नॉट इंक्लूडेड लिखा है, यहाँ पर शैल नॉट एक्सक्लूडेड लिखा है, मतलब माइनस नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पर एक सर्कुलर आया जी, और ये सर्कुलर वही है, ये सर्कुलर आया है सेकेंडरी डिस्काउंट को लेके, ये सर्कुलर आया। अब मार्केट में ये सर्कुलर का क्रक्स सुन लो, क्रक्स क्या है? क्रक्स सिंपल सा है, क्रक्स ये आया है कि मार्केट में ये बात चल रही थी कि क्या सेकेंडरी डिस्काउंट को 15/3 वाला डिस्काउंट मान सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि जो सेकेंडरी डिस्काउंट होता है क्या वो 15/3 वाला डिस्काउंट है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 15/3 में साफ साफ कंडीशन है कि वो डिस्काउंट पहले से एस्टेब्लिश होना चाहिए, ये डिस्काउंट पहले से पता नहीं होता। फिर दूसरी बात ये चल रही थी, दूसरी बात ये चल रही थी, अगर ये डिस्काउंट सेकेंडरी को 15/3 वाला नहीं मान सकते तो जब ये डिस्काउंट दिया जाएगा तो क्या सामने वाले को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि जीएसटी के लिए वैल्यू ही नहीं कम हो रही ना सर। बट डिस्काउंट तो देंगे देंगे, बट वो कमर्शियल क्रेडिट नोट से देंगे ना। याद करो मैंने कहा था कि जो यहां पे डिस्काउंट देना है सेकेंडरी डिस्काउंट, वो कमर्शियल क्रेडिट नोट से देना है, वो जीएसटी क्रेडिट नोट से नहीं देना। यहां पे वैल्यू नहीं कम हो रही है, वैल्यू नहीं कम हो रही तो आईटीसी भी रिवर्सल क्यों करेंगे? आईटीसी की रिवर्सल की बात यहां पे आएगी नहीं जी। ठीक है ना, आईटीसी की रिवर्सल की बात यहाँ पे आएगी नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है अगर डिस्काउंट ऐसा है जो पहले से पता नहीं बाद में अचानक से मिल रहा है तो वो कमर्शियल क्रेडिट नोट के थ्रू दिया जाता है, उससे वैल्यू नहीं कम होती और ना ही आईटीसी रिवर्स होता है। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं। अब सुनो जी, अब क्या होता है, कई बार डिस्काउंट ना प्रमोशन के लिए दिया जाता है जी, कई बार डिस्काउंट प्रमोशन के लिए दिया जाता है। जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को डिस्काउंट दिया, या मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया डायरेक्टली प्रमोशन के लिए, ठीक है, या डीलर को बोला तू मेरी मार्केटिंग कर मैं तो को एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। तो भाई ये जो डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है, ये तो पहले से पता है, ये तो पहले से पता है, तो डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। और अगर माइनस किया जाएगा तो इतने पोर्शन पे अगर आपने जीएसटी आईटीसी ले लिया था तो वो रिवर्स भी करना पड़ेगा। क्रक्स क्या है बता, अगर क्रक्स पे आ, गाबे के बच्चे क्रक्स पे आकर तेरा क्रक्स सुनने आते हैं, 1 घंटा यहाँ ऐसे नहीं बैठते, बहुत बिजी हैं, ट्रम्प से मीटिंग चलती है हमारी डेली बेस पे, 1 घंटा यहाँ वेस्ट करने नहीं आते। क्रक्स बता, क्रक्स ये है कि अगर आपको डिस्काउंट पहले से पता है कि मिल रहा है तो भैया वो माइनस होगा, और अगर आपने आईटीसी ले लिया तो वो रिवर्स भी करना पड़ेगा। अगर आपको पहले से नहीं पता कि डिस्काउंट मिलेगा, बाद में अचानक से मिल गया, तो ना वो डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, मतलब जीएसटी की वैल्यू कम नहीं होगी, और ना ही उसमें कोई आईटीसी रिवर्सल की बात होगी। ये क्रक्स निकल के आ रहा है, बस ये क्रक्स निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी सी बात, बस ये बात कहना चाहती है। यहाँ पर देखो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो डिस्काउंट होते हैं, जो ये डिस्काउंट होते हैं,
तो जो ये डिस्काउंट होते हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये बात कहना चाह रही है कि इस डिस्काउंट को सिर्फ ये, हाँ सिर्फ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है कि भैया जो डिस्काउंट होते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट और, गुड इवनिंग सर जी, अनब्लॉक, हाँ अनब्लॉक यार, मेरे को बंसल जी का मैसेज आ गया, अनब्लॉक करवा देना। मेरे को पूछना पड़ेगा अनब्लॉक कैसे होगा, मैं बोल दूंगा, मेरे से गलती से वो मेरे को एक बच्चे को ब्लॉक करना था, आप बंसल जी का ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने वही क्लैरिफिकेशन दिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कमर्शियल क्रेडिट नोट पोस्ट सेल डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू नोट रिड्यूस, जीएसटी नोट रिड्यूस, नो आईटीसी रिवर्सल, फुल आईटीसी अलाउड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहा है, नॉर्मल डिस्काउंट है, तो ये टू इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल से डिस्काउंट इज ओनली प्राइस रिडक्शन, नो कंसिडरेशन नो जीएसटी, कोई जीएसटी पेबल ही नहीं होगा यहाँ पे, मतलब उस डिस्काउंट के प्राइस पे कोई जीएसटी नहीं दिया जाएगा। डिस्काउंट लिंक टू द सप्लाई टू एंड कंज्यूमर, अगर मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्टली कंज्यूमर को डिस्काउंट दिया और डीलर इनेबल थ्रू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बिकम इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि भैया आगे अगले वाले को अट्रैक्ट करो, तब जाके मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला फिर यहाँ पे पूरी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा जी, ठीक है। और डिस्काउंट वर्सेस कमर्शियल, अगर कमर्शियल एक्टिविटी है, जनरल प्रमोशन टू इंक्रीज ऑन सेल नो सर्विस, तो यहाँ पे नो जीएसटी। स्पेसिफिक अगर एग्रीमेंट है, एड्स ब्रांडिंग मतलब एग्जीबिशन एक्सेट्रा, तो फिर सेपरेट एग्रीमेंट है, यहाँ पे फिर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी, ये बात ध्यान देना। तो क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि भैया हमें 15(3) में सिर्फ तभी कवर करना है अगर पहले से मुझे पता है, और अगर पहले से पता नहीं है बाद में डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर वो एक जनरल डिस्काउंट है, कमर्शियल क्रेडिट नोट के माध्यम से वो दिया जाएगा, तो उससे कोई वैल्यू कम नहीं होगी, ना ही उस पे यहाँ पे जीएसटी की रिवर्सल की बात की जाएगी, बस ये बात ध्यान दो। एक क्वेश्चन अभी करवा दो, लो कर लो, ये लो क्वेश्चन कर लो यार, दिक्कत थोड़ा यार, लो क्वेश्चन कर लो। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का एग्जांपल दे दूं, ये एग्जांपल ले लो यार। वैसे अगर रेगुलर बैच वाले हो फिर तो मैंने दिया होगा जी, बट नहीं हो तो दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार, तुम हुक्म करो। एक्स ने वाई को सामान बेचा, एक्स ने वाई को सामान बेचा 10,000 क्वांटिटी एट द रेट 100 रुपये, तो ये कितने का हो गया, 10 लाख का, ठीक है। इस पे जीएसटी 18%, तो 1,80,000, तो टोटल हो गया 11,80,000। इसने 1,80,000 रुपये का आईटीसी ले लिया, हाँ बोलो, हाँ ले लिया था, ठीक है। 1,80 का आईटीसी ले लिया, इसने इसको कितने रुपए दिए होंगे, 11,80,000। इसने कितने रुपए दे दिए होंगे जी गवर्नमेंट को, 1,80,000 रुपये इसने गवर्नमेंट को दे दिए होंगे, यही काम हुआ होगा जी, पक्का पक्का। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक्स ने वाई को ये बोला था कि अगर आप 10,000 क्वांटिटी ले लोगे, ठीक है, तो मैं तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट दूंगा 20% से, ठीक है ना, मैं तुम्हें 20% से एडिशनल डिस्काउंट दूंगा जी, 20% से एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, मतलब कि ये 100 रुपये वाला सामान 80 रुपये का हो जाएगा। 100 रुपये का सामान कितने रुपए का हो जाएगा, 80 रुपये का। इसने 10,000 क्वांटिटी ले ली। अब मेरा क्वेश्चन बस इतना ऐसा है कि अगर ये 100 वाला सामान 80 रुपये का हो जाएगा, तो एक्चुअल में यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई 80, ये वैल्यू 8 लाख रुपए, इसका 18% जीएसटी जो बनता है, 8 लाख रुपए का 18% यहाँ पे आएगा 9,44,000 रुपये, ठीक है, इतने पैसे देने बनते हैं। अब मैं बस ये बात जानना चाह रहा हूँ, जब इसने 10,000 क्वांटिटी नहीं खरीदी थी तो प्राइस 100 रुपये का चल रहा था, ये आईटीसी पूरा क्लेम करके बैठ गया। अब इसने 10,000 क्वांटिटी खरीद ली है, अब ये प्राइस 100 की जगह होगा 80 का। तो आपको नहीं लग रहा जब ये गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई मेरा प्राइस 80 करो, जब ये बोलेगा ना कि मेरा प्राइस 80 करो, तो ये मेरा प्राइस 80 करो, जीएसटी मुझसे 80 पे लो, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट ये बोलेगी ना ले लेंगे, तेरी वैल्यू हम 80 के बेस पे ही कैलकुलेट करेंगे। बट जो तूने 2 लाख, तूने तो आईटीसी क्लेम किया 10 लाख पे ना, तो क्लेम करना बनता था 8 लाख पे। तो भाई जो 2 लाख से वैल्यू कम हो रही है, उसका जो 18% यहाँ पे निकल के आ रहा है, आई थिंक 36,000 पे, जो भी कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 लाख से वैल्यू कम हो रही है ना, तो 180, तो 8 लाख का 18%,
हाँ 36,000 रुपए का जो तूने आईटी से ज्यादा क्लेम कर रखा है तो वो रिवर्स भी तो करना। तो अगर तू 36,000 रुपए का आईटी से रिवर्स कर देगा तो हम हटा देंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी का क्रेडिट नोट इशू करेंगे। हम देखो जीएसटी का क्रेडिट नोट इशू करेंगे 2 लाख रुपए प्लस में जीएसटी का। बट तू रिवर्स कर पहले आईटी से, तो रिवर्स करेगा तो हम हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी बस। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? ठीक है जी, क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब सुनो यहाँ पे, अगर आपको इसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं, वैसे तो कल हम करेंगे क्वेश्चन, बट अगर तुम्हें खुद से ट्राई करने हैं तो ये लो जी, ये रहा पूरा चैप्टर वैल्यू का। अभी वैल्यू का चैप्टर है, आप आराम से घर बैठ के इसके एक बार क्वेश्चन देख सकते हो। ऊपर ऊपर से हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही जी। कल हम ये सारे क्वेश्चन एक बार फटाफट से करेंगे। और टोटल वैल्यूएशन में आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं वो दिए हैं अच्छे खासे 23 क्वेश्चन दिए हैं जी। मतलब टोटल मिला के 23 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जी। आप अगर 23 क्वेश्चन कर लेते हो मतलब सारी वैल्यूएशन की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी आपको जी। ठीक है, मेरे को तो करवाने ही है, मुझे तो कल करवाने हैं, बट आपको मैं मौका दे रहा हूं, अगर आप पहले खुद ट्राई कर लोगे फिर कल मेरे साथ कर लोगे तो डबल हो जाएंगे आपके जी। यस राहुल यस। सर इनवॉइस तो 10,000 यूनिट में ही बना था, तब तो पता ही मेरे बच्चे, जो मैंने यहाँ पे इनवॉइस बनाया एक्चुअल में 10,000 क्वांटिटी का बना दिया ना, बट जब एक क्वांटिटी ले रहा होगा उस टाइम नहीं पता ना एक्चुअल में इनवॉइस कैसे कटा होगा। पहले 1,000 क्वांटिटी ली, फिर 2,000 क्वांटिटी ली, फिर 3,000 क्वांटिटी ली, आईटीसी क्लेम करता गया करता गया करता गया। उस टाइम पता ही नहीं था कि वो 10,000 क्वांटिटी भी ले लेगा। ठीक है, अब इतने में उसने 10,000 क्वांटिटी ले ली, तब जाके डिस्काउंट की बात हुई। स्टार्टिंग में तो मुझे क्या पता होगा, स्टार्टिंग में तो मेरे को बोलेगा अगर आप इतने की सेल कर दोगे तब डिस्काउंट मिलेगा, तो मुझे पता ही नहीं मैं इतने की सेल करूंगा नहीं करूंगा, तो मैं तो नॉर्मली आईटीसी क्लेम करता जा रहा हूं। बाद में पता लगा मैंने इतने की सेल कर दी, देन फिर ये बात आएगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो ओके री, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। बाकी मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू जी।